फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों की भयंकर गिरावट के बाद में आखिरकार में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे तो पिछले 3 दिन से ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया था, क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन आज जो तेजी थी वो बहुत ही शानदार थी। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे 4 बड़ी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में हमें तेजी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्या बाजार ने अपना बॉटम बना लिया है या अभी बड़ी गिरावट बाकी है। यहाँ पे यूएस से बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है। वहाँ के बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं जो बाजार को लेके आगाह कर रहे हैं, उनके हिसाब से आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त मंदी आ सकती है। तो क्या इसका बाजार पे असर पड़ने वाला है, उनको डिस्कस करेंगे और किसकी क्या राय है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बाजार में क्या संभावना बन रही है आगे उसको जानने की कोशिश करेंगे और कौन से सेक्टर में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, क्या इस समय हमें खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 52,532 का स्तर हमें फिर से देखने को मिला है, यानी काफ़ी अच्छी तेजी बनी है निचले लेवल से, क्योंकि हमने 51,000 का स्तर भी देख लिया था। आज 934 पॉइंट की शानदार तेजी हमें देखने को मिली। इंट्राडे में इससे भी शानदार बाजार बढ़ा था, लेकिन फिर भी 1000 पॉइंट के आसपास जो है क्लोजिंग वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 1.81% की तेजी हमें देखने को मिली है बीएसई सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 15,638 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 288 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.88% अप रहा निफ्टी 50। अब यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके और बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार हो रहा है, यानी जो शुरुआत है वो बहुत ही शानदार है। अब हम अगर डाउ जोन की बात करें तो 30,314 पर है, जहाँ पे 425 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.42% अप पर है डाउ जोन। अगर S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,739 के स्तर पर करीब 1.77% अप पर है। नैस्डैक की बात करें तो 11,014 पर करीब 2% की शानदार तेजी है। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1665 के स्तर पर 0.96% की तेजी है और ऑयल इंडेक्स डाउन है। तो बाजार के जो ग्लोबल संकेत निकल रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और इसी तरह से अगर नतीजा रहा तो कल हमें और शुरुआत हमारी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमें अच्छा खासा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास एफआई के जो आज की जो सेलिंग और खरीदारी थी वो भी हमारे सामने आ चुकी है। तो अगर आज की बात करें 21 जून की, तो आज एफआई ने बाजार में 4,617 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उन्होंने 7,319 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो आज 2,071 करोड़ रुपये की है। तो आज भी अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी तो की है, लेकिन बिकवाली ज़्यादा है, कल से ज़्यादा है थोड़ी, लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि खरीदारी भी लगातार उनकी तरफ से हो रही है और बाजार को आज अच्छे से संभाला है हमारे बड़े फंड हाउस ने। आज डीआई की आंकड़े की बात करें तो आज 6,527 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 3,460 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। इस तरह से 3,066 करोड़ रुपये की उन्होंने नई खरीदारी की। तो एफआई से ज़्यादा डीआई की तरफ से खरीदारी हुई, इसीलिए बाजार को हमें पॉजिटिव क्लोजिंग पे जाता हुआ दिखाई दिया। तो आप देखोगे कि एफआई अभी भी बिकवाली भरे कर रहे हैं, लेकिन डीआई की तरफ से अच्छा खासा बाजार को सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में हमें बाजार में और बड़ी गिरावट होती हुई नहीं दिखाई दे सकती है। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जाने के बाद फिर से उछाल मारने लगा है। फिलहाल WTI क्रूड की बात करें तो 111 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.57% की फिर से तेजी है और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 115 पर पहुंचा है, जहाँ पे 1.10% की तेजी है। तो आपने देखा होगा कि जबरदस्त गिरावट हुई थी करीब 6% की, उसके बाद में फिर से थोड़ी थोड़ी तेजी बनने लगी है, जो बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे एक और चिंताजनक बात यह है कि इंडियन रुपीज फिर से कमजोर हो गया है, 78.12 पर पहुंच चुका है, जो अब एक तरह से देखें तो चिंता की बात बन रही है और ये बाजार के लिए दो जो रीजन है वो थोड़े से निगेटिव बने हुए हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए हमें बाजार में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैराथन ट्रेंड्स एडवाइजरी की तरफ से अतुल सूरी का कहना है कि बाजार में एक बार स्थिरता आ जाने पर ऑटो और ऑटो एंसिलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सेक्टर बुलिश लग रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन सेक्टर में आने वाले समय में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गिरते बाजार में स्टॉक मुझे लगता है कि काफ़ी फेयर वैल्यू पे आ चुके और ऑटो एंसिलरी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर में आने वाले समय में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। उनकी तरफ से इस सेक्टर को रिकमेंड किया गया। यहाँ पे आपको निवेश के बारे में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म स्टॉक रहे और आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी की संभावना बन रही है। तो 6-7 महीनों से मजबूती से ऑटो स्टॉक डटे हुए और आने वाले समय में यहाँ पे तेजी की संभावना बन रही है, तो उन्होंने सजेस्ट किया इन सेक्टर में आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो आज बड़ी तेजी बनी उसके पीछे 4 बड़ी वजह जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली जो रीज़न बन के आ रही है वो है सस्ता वैल्यूएशन, यानी इस समय जो शेयर मिल रहे हैं वो काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, आप देखोगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक में 30% 40% की डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे शानदार खरीदारी हो रही है। अगर आप देखोगे तो ICICI बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पिरामल इंटरप्राइज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, इन्फोसिस और विप्रो वगैरह जो भी स्टॉक आप देखोगे तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है और इसीलिए वहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी का सपोर्ट बन रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो CLSA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया बुल बियर इंडेक्स से अब भारतीय इक्विटी मार्केट में सेंटीमेंट सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। अब बिकवाली का दबाव थोड़ा घटता नजर आ रहा है जो बाजार में बाय सिग्नल उभरने का संकेत दे रहा है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में DFL के स्टॉक को जोड़ा है, तो CLSA की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जाने लगी है। दूसरी तरफ जो तीसरा रीजन निकल के आ रहा है बाजार में तेजी का वो है ग्लोबल संकेत। अगर आप देखोगे तो एशियाई बाजारों में तेजी का वातावरण देखने को मिला और सोमवार को यूरोपियन बाजार में 2% की तेजी के साथ में एशियाई बाजार में भी जोश था और यहाँ पे इसी वजह से जो बाजार के जो अच्छे सेंटीमेंट थे उसका असर देखने को मिला। और जो अंतिम रीजन है वो है क्रूड ऑयल की प्राइस, जिसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, उसका असर देखने को मिला। लेकिन आज फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले एक सप्ताह में 9% की गिरावट देखने को मिली है क्रूड ऑयल के अंदर और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। तो ये 4 बड़ी रीजन है जिसकी वजह से बाजार में हमें तेजी देखने को मिली और आई होप ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन इसके बीच में अमेरिका से जो खबर निकल के आ रही है वो बाजार के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भयंकर मंदी आ सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमेरिका महंगाई के 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और बाइडेन प्रशासन और फेडरल रिजर्व ने महंगाई को निपटने के लिए कई कदम भी उठाए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 0.75% की बढ़ोतरी भी की ब्याज दर में और इसकी वजह से बाजार में गिरावट भी आई। ब्याज दर बढ़ने का निर्णय महंगाई को कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन इससे अमेरिका में मंदी आ सकती है। और ड्यूस बैंक और मॉर्गन स्टैनली के बाद जापानी इन्वेस्टमेंट बैंक नेमुरा ने भी अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी आने का अनुमान लगा दिया है। न्यूमेरा का कहना है कि 2022 के अंत में मंदी आ सकती है अमेरिका में और यहाँ पे बैंकों और बड़े कारोबारियों का ये मंदी का अनुमान सिर्फ अमेरिका के लिए परेशानी की बात नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए परेशानी की बात हो सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका एक बड़ा देश है, उसका इफेक्ट हर जगह देखने को मिलता है। हमें भी अमेरिकन बाजार में अगर गिरावट है दूसरे दिन हमारे बाजार भी गिरते हुए आपको दिखाई देते होंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के अधिकतर देश इससे जुड़े हुए और 2008 में मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और फिर इसके चपेट में पूरी दुनिया आई थी, ये भी आपने देखा होगा। और इसका असर तभी उस समय भारत में कम पड़ा था, लेकिन इस बार हो सकता है कि उसका इफेक्ट देखने को मिले। अब लॉरेंस समर्स जो 1990 से लेकर 2001 के बीच अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, लॉरेंस समर्स का कहना है कि अमेरिकी इकोनॉमी अगले 2 साल में मंदी देख सकती है। दूसरी तरफ एडेना फ्रीडमैन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पैनल में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक की CEO एडेना फ्रीडमैन ने आगाह किया कि मंदी की प्रेडिक्शन ही मंदी की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। प्रेडिक्शन कस्टमर के विश्वास को कम कर सकती है, साथ ही इससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है जिससे मंदी का खतरा आ जाता है, बढ़ जाता है खतरा। गोल्डमैन सैक्स के फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर चेयरमैन ने CBS कहा है कि मंदी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन फेडरल रिजर्व चाहे तो इसे रोक सकती है। गोल्डमैन सैक्स के CEO डेविड सॉलमैन ने कहा है कि अगले 12 से 14 महीने में मंदी आ सकती है। इसके मुताबिक मंदी आने की संभावना 30% है। तो ये अमेरिका के लिए जो बहुत सारे जो आंकड़े हैं निकल के आ रहे हैं वहाँ के। एलन मस्क टेस्ला के CEO, उनका कहना है कि अमेरिका में पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। अगर कैपिटल को गलत तरीके से एलोकेट किया जाता है तो आने वाले दिनों में हालात और ख़राब हो सकते हैं, ये एलन मस्क का कहना है। तो अगर आप देखोगे तो सबकी तरफ से राय जो निकल के आ रही है वो बाजार के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से अधिकतर देशों ने ब्याज दर बढ़ाई है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही है, फिर यह आर्थिक मंदी में तब्दील हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट से अच्छी बातें निकल के नहीं आ रही है। अब जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनमें HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी के मुताबिक कच्चे तेलों की कीमत में गिरावट, ग्लोबल मार्केट में बढ़त, निचले लेवल पर खरीदारी के कारण मार्केट में तेजी तो आई है और उन्होंने निफ्टी के लिए 15,670 से लेकर 15,740 के लेवल पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। जो राय निकल के आ रही है वो बाजार में अभी भी बड़ी तेजी की तरफ इशारा नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस समय कैश अपने पास रखें, बड़ी खरीदारी न करें, लेकिन अच्छे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करें। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।